इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक फ्लाइट उड़ने से पहले 30,000 चीजें उसमें चेक होती हैं और हर फ्लाइट में लगभग 300 लोगों की जिंदगी सिर्फ एक छोटे से 3 mm पार्ट पर डिपेंड होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की एविएशन ग्रोथ के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे जो 2003 में इंडिया के टोटल एरोप्लेन्स 125 थे वो आज 700 प्लस कैसे हुए। चलिए शुरू करते हैं। आज जिस एविएशन को हम लोग नॉर्मल मानते हैं उसकी शुरुआत इंडिया में एक इंसान के सपने से हुई थी। जे.आर.डी. टाटा सर 1932 में माना जाता है कि वो कराची से मद्रास के लिए डाक ले जाने के लिए उड़ान भरते हैं। उस समय इंडिया में एयरपोर्ट्स थे लेकिन एविएशन इंडस्ट्रीज नहीं थी। दिन बीता, साल बीता, उसके बाद गवर्नमेंट को एहसास हुआ। फिर समय आता है 1953 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को नेशनलाइजेशन किया गया। उसके बाद 2003 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब इंडिगो और स्पाइसजेट और एयरगो जैसी बड़ी कंपनियां लो कैरियर कॉस्ट पे मार्केट में उतरती हैं। पहली बार मिडिल क्लास को भी उड़ने का मौका दिया गया। उसके बाद 2006 से लेके 2023 तक के बीच में इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो की कि इंडिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन इंडस्ट्री बना। उसके बाद 2023 में एयर इंडिया हिस्ट्री क्रिएट की जब उसने एयरक्राफ्ट ऑर्डर में 470 प्लस एयरक्राफ्ट को ऑर्डर प्लेस किया। अब बात करते हैं एयरलाइंस वाले तो पैसे कैसे जनरेट करते हैं। जब उनका प्लेन का ही कॉस्ट 600 से 800 करोड़ होता है, मेंटेनेंस हर साल 20 करोड़ से 50 करोड़ लग जाता है, फ्यूल खर्चा टोटल खर्चे का 45 से 50% होता है, उसके बाद क्रू सैलरी, एयरपोर्ट चार्ज, लैंडिंग फीस, ये सब मिलाकर प्रॉफिट निकालना लगभग असंभव सा हो जाता है। तब एयरलाइंस पैसे कैसे कमाती हैं? आपके भी मन में ये बात आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। एयरलाइन सबसे पहले अपने सीट का जो सिलेक्शन होता है उसको बेच के पैसे कमाती है। दूसरा बैगेज फीस के थ्रू, फिर उसके बाद इन फ्लाइट फूड सर्विसेज के थ्रू भी पैसे वो लोग कमाती हैं। प्रायोरिटी चेकिंग के थ्रू पैसे कमाती हैं, सीट सिलेक्शन के थ्रू पैसे कमाती हैं, एयरलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पैसे कमाती हैं। ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं। इंडियन एयरलाइन में अगर रियल कंपटीशन देखा है तो इंडिगो जो 60% मार्केट डोमिनेंस लेके बैठा हुआ है। उसके बाद आता है एयर इंडिया जो भी रिवाइवल फेज में है। फिर आता है विस्तारा मर्ज कर चुका है बल्कि एयर इंडिया के साथ। फिर आता है आकाशा जो भी नया है, अभी इसका ऑपरेशनल न्यू प्लेयर में माना जा रहा है। और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग फॉरेन कंपटीशन में तो कतर एयरवेज और एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस भी वर्किंग में है। लोगों के मन में एक सवाल और जो आता है वो ये कि वाई फ्लाइट टिकट्स आर सो एक्सपेंसिव। सबसे पहले इसका कारण सिर्फ ये है कि जो इंडिया में फ्यूल का जो टैक्सेशन है वो वर्ल्ड के फ्यूल टैक्सेशन से बहुत हाई है। फिर उसके बाद हायर कंपटीशन है, मैक्सिमम जो ट्रैफिक्स है वो एयरलाइंस का यूज़ करती है, लेस एयरपोर्ट्स हैं, इसकी वजह से भी प्राइस जो है हाई रहती है। सीजनल रश, कुछ सीजन्स में ये जो टिकट्स होती हैं ये इसका प्राइस आसमान छूने लगता है। फिर लिमिटेड पायलट्स हैं हमारे पास, ज़्यादा पायलट्स अभी नहीं हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन भी हाई है। ये सब कारण है जिसकी वजह से फ्लाइट टिकट्स बहुत महंगी मिलती हैं। एविएशन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे सेफेस्ट इंडस्ट्री में से एक मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे हर फ्लाइट उड़ने से पहले 30,000 से ज़्यादा चेक होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हर प्लेन के नट बोल्ट मेंटेनेंस के लिए एक मेंटेनेंस लॉग बुक बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट, पायलट का हर 6 महीने के ड्यूरेशन में एक बार टेस्ट होता है जो कि ये पायलट की एफिशिएंसी को मेंटेन किया जाता है और बताता है कि हाँ ये पायलट पहले जितना एफिशिएंट था क्या अभी भी उतना एफिशिएंट है। चौथा पॉइंट, ATC के 24/7 कंट्रोल में होना। ATC हर 3 सेकंड में एक मैसेज भेजती है उसके वजह से। चौथा, वेदर रडार सिस्टम, ऑटो पायलट सिस्टम और टेरर सेंसन सिस्टम की वजह से ये कुछ टूल्स हैं जिसकी वजह से सेफ्टी प्रायोरिटी बनाई जाती है और जो सेफ्टी के मेजर्स हैं वो इंक्रीज किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एविएशन के कुछ अनफिल्टर्ड रियलिटी के बारे में।
जो ये ऐसे प्रॉब्लम है जो कोई बताता नहीं है, बट हाँ हर जगह देखने को मिल जाता है। सबसे पहला, ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स। हमारे देश में जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ओवर क्राउडेड। इसकी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ख़राब है, अभी इसको मेंटेन करने का बहुत ज़रूरत है। दूसरा प्रॉब्लम जो हम लोग देखने को फेस करते हैं वो है पायलट बर्नआउट का। जो पायलट्स हैं उनको 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है, उनको रेस्ट पीरियड कम दिया जाता है और उनका मेंटल फैटीग जो है वो हाई कर दिया जाता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है उनका। ऐसे में वो काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, फुल एफिशिएंसी के थ्रू नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो हम लोग का पॉइंट है उस पर बात करते हैं वो है कि वेदर फोरकास्टिंग के बारे में। जो हम लोग का वेदर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लाइक अगर वेदर हम लोग का रेनी सीजन है, फॉग का सीजन है, तो इसमें हम लोग का जो पायलट्स जो मतलब निर्णय लेते हैं, जो एयरलाइंस जो निर्णय लेती है उसकी वजह से डिले हो जाता है फ्लाइट और हम रन नहीं करते हैं उस समय। चौथा जो बात करता है मेंटेनेंस शॉर्टेज का। मेंटेनेंस शॉर्टेज में जो हमारे पास इंजीनियर्स हैं वो हाई एफिशिएंसी वाले इंजीनियर्स की कमी है। ऐसे इंजीनियर्स अभी नहीं हैं, या फिर हैं तो लेस मात्रा में है, जो उसको मतलब मेंटेनेंस जो अच्छे से हो सके उसको ना कर पाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके ऊपर अभी भी वर्क करने की जरूरत है। तो क्या इंडिया एविएशन के मामले में सुपर पावर बन पाएगा? सो इसमें कुछ फैक्ट्स ये हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उड़ान स्कीम के तहत छोटे से छोटे शहरों को भी उड़ान स्कीम के तहत गांव को शहरों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास भी अच्छे से एविएशन का फ़ायदा उठा सके और हर छोटे बड़े शहर एक दूसरे से इजीली कनेक्ट हो सकें। कुछ फैक्ट्स ये भी हैं कि इंडिया अगर इसी प्रकार से छोटे छोटे स्टेप्स लेते जा रहा है तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड एविएशन मार्केट बन जाएगा आने वाले कुछ समय। एविएशन सिर्फ ट्रेवल नहीं है, ये इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और फ्यूचर को जोड़ने वाला इकोसिस्टम है। सो इंडिया अगले आने वाले 10 सालों में एविएशन में सुपर पावर बन सकता है, लेकिन हमें इसके लिए सही डिसीजन लेना होगा।